नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मिलन। नजर करते हैं आज की स्पीड न्यूज पर। गुजरात में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राज्य में राजनीति गर्म होती जा रही है। वहीं वडगांव विधायक जिग्नेश मेवाणी पर हमले की घटना सामने आई है। मेवाणी की सोशल मीडिया टीम ने अपने ट्विटर पर पोस्ट कर हमलावर की एक तस्वीर साझा की है और इस बात की जानकारी दी है। नर्मदा अपार्टमेंट के वस्त्राल में जिग्नेश मेवाणी की बैठक में पूर्व गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा के फोल्डर लाभू देसाई मंच पर चढ़ गए और पुलिस की मौजूदगी में उन पर जानलेवा हमला किया। वहीं सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कार्यक्रम में तोड़फोड़ कर कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया गया। अहमदाबाद के वस्त्राल इलाके में सरकारी आवास गृहों में लंबे समय से चल रही अवैध गतिविधियों से स्थानीय लोग खास से परेशान थे। उन्होंने विधायक जिग्नेश भाई मेवाणी को भेंट की, जिसके लिए जिग्नेश भाई ने क्षेत्र के नर्मदा अपार्टमेंट में रहने वाले 1000 से अधिक परिवारों से मुलाकात की थी। उत्तराखंड में मदरसों को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे होगा। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में मदरसों के कामकाज गतिविधियों को लेकर लगातार शिकायतें आ रही है। इन शिकायतों को राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है। बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बने शादाब शख्स ने पद संभालते ही उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से अवैध निर्माण ढहाने की बात कही थी। साथ ही में उन्होंने प्रदेश के गैर पंजीकृत मदरसों की यूपी की तर्ज पर जांच की मांग की थी, जिसके बाद सीएम ने भी उनकी बात का समर्थन करते हुए प्रदेश में मदरसे को सर्वे की जरूरियात बताई थी। गुजरात दौरे पर पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम गुजरात की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस खत्म हो गई है, उनका सवाल उठाना बंद करो। वहीं केजरीवाल ने आगे कहा कि मैं पिछले कई महीनों से गुजरात में घूम रहा हूं, जनता से मिल रहा हूं, कई टाउन हॉल किए हैं, वकील, ऑटो ड्राइवर, किसानों, व्यापारियों सबसे मिलने के बाद मैंने देखा कि गुजरात में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। आपको किसी भी सरकारी विभाग में काम करवाना है तो पैसे देने पड़ते हैं। व्यापारियों, उद्योगपतियों को रेड की धमकी देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा धंधा बंद करवा देंगे। गुजरात में चारों तरफ भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी है। वहीं केजरीवाल ने कहा कि हम गारंटी देते हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त शासन देंगे। भाजपा पर निशान साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि अगर मैं गुजरात के लोगों को मुफ्त बिजली देने की बात कर रहा हूं तो बीजेपी इसका विरोध क्यों कर रही है। अगर मैं स्कूल, अस्पताल ठीक करने की बात कर रहा हूं तो बीजेपी को क्यों दिक्कत हो रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से घमासान शुरू हो गया है। भाजपा नेताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। दरअसल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिग्गज नेताओं के नेतृत्व में नब्बाज अभियान छेड़ दिया है, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं और राज्य सचिवालय नब्बाज की ओर मार्च निकाल रहे हैं। इस बीच ताजा जानकारी सामने आ रही है कि रानीगंज रेलवे स्टेशन के बाहर भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। इसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि पुलिस की तरफ से इस अभियान के लिए भाजपा को अनुमति नहीं मिली थी। भाजपा नेता और बंगाल विधानसभा में नेता प्रत्यक्ष सर्वेदु अधिकारी को हिरासत में ले लिया गया है। वे नवाब मार्च में शामिल होने जा रहे थे। वहीं हिरासत में लिए जाने के बाद सोवेद ने कहा कि यह शांतिपूर्ण आंदोलन है, यह भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल था। वहीं बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ नहीं है, इसलिए वह बंगाल में उत्तर कोरिया की तरह तानाशाही कर रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के नवाब चलो अभियान में मुद्देनजर पुलिस की बैरिकेड्स की वजह से हवाड़ ब्रिज पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। वहीं भाजपा के नवाब मार्च में शामिल होने के लिए सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता ट्रेनों के जरिए कोलकाता की ओर जा रहे थे, तभी पुलिस ने रेलवे स्टेशनों तक बैरिकेड्स लगा दिए थे। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि उनका विभाग चोरों से भरा हुआ है और वह उनका सरदार है। नीतीश कुमार प्रशासन में मंत्री ने आगे कहा कि उनके ऊपर और भी सरदार है। उन्होंने कैमरे में भीड़ के साथ बातचीत करते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार गठबंधन सरकार की आलोचना की थी। उन्हें कहा था कि हमारे डिवीजन का एक भी विंग ऐसा नहीं है जो चोरी के कृत्य को नहीं करता हो। मैं संभाग का प्रतिभारी हूं, होने के कारण उनका सरदार हूं और मेरे ऊपर भी कई अलग अलग सरदार है। उन्होंने कहा कि सरकार बदल गई है लेकिन कामकाज का तरीका वही रहा है, सब कुछ पहले जैसा ही है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि मंत्री ने दावा किया कि बिहार राज्य बीज कंपनी ने किसानों की मदद करने के बहाने करीब 200 करोड़ रुपए की चोरी की है। जिन किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले धान की खेती करने की आवश्यकता थी, वे बिहार राज्य बीज कंपनी के धान के बीज न ले, यहां तक कि जब वे इसे किसी कारण से लेते हैं तो वे इसे अपने खेतों में नहीं डालें।
भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद से वह नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को लगातार झटके दे रहे हैं। नीतीश कुमार के विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम के बीच भाजपा ने उन्हें एक और बड़ा झटका दिया। शहीदों की दमन और दीव ईआई का सोमवार को भाजपा में विलय हो गया था। पहले मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में जदयू के विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। वहीं इस घटना पर भाजपा नेता विजय राहतकर ने कहा है कि यह एक जेडीयू का वजूद ही नहीं, वह पार्टी खत्म हो गई है क्योंकि उनकी राज्य इकाई का पूरी तरह से भाजपा में विलय हो गया है। जेडीयू की विश्वासघात की राजनीति और बाहुबलियों से हाथ मिलाने का फैसला यहां के लोगों को रास नहीं आया। दमन और दीव के जेडीयू के 17 जिला पंचायत सदस्यों में से 15 और राज्य जेडीयू के पूरी इकाई सोमवार को भाजपा में शामिल हो गई थी। वहीं इसी प्रतिक्रिया के देते हुए भाजपा ने कहा कि नीतीश कुमार द्वारा बिहार में विकास को गति देने वाली भाजपा का साथ छोड़कर बाहुबली, भ्रष्ट व परिवारवादी का साथ देने के विरोध में दमन किया जाएगा। जेडीयू के 17 में से 15 जिला पंचायत सदस्य एवं प्रदेश जेडीयू की पूरी इकाई भाजपा में शामिल हो गई है। आरएसएस की जलती निकट ट्वीट करने पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने हमला करते हुए कहा है कि देश को नफरत की आग में झोंकने वाली कांग्रेस निकल जला रही है। दरअसल कांग्रेस की मानसिकता ही नफरत फैलाकर देश को तोड़ने की रही है। आजादी के बाद से कांग्रेस ने केवल यही तो किया है। ऐसे में यदि अब वह निकल जला रही है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। इस मौके पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विभाजन के समय देश को नफरत की आग में झोंकने व लाखों लोगों का कत्लेआम करने वाली यही कांग्रेस थी। उन्होंने कहा कि दंगों में सिखों के गले में टायर डालकर जिंदा जलाने वाले भी यही लोग थे। 72 साल तक कश्मीर को आतंक की आग में झुलसाने वाले भी लोग यही थे, कांग्रेस ही थे। एक दशक तक पंजाब को भी आतंक की आग में इन्होंने ही झुकवाया था। उन्होंने कहा कि इस तरह के उदाहरणों को सूची बहुत लंबी है। यह सब उदाहरण यह बताते हैं कि काफी है कि कांग्रेस मूल चरित्र ही नफरत फैलाने की भावना रखती है। तभी ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और पीआईएल के मैन अश्विन उपाध्याय ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि मस्जिद की जमीन किसने दी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित शिवलिंग होने के मामले की सुनवाई करने पर वाराणसी की जिला कोर्ट ने सोमवार को मुहर लगा दी थी। कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और पीआईएल मैन अश्विन उपाध्याय ने कहा कि ज्ञानवापी मंदिर है और हमेशा मंदिर ही रहेगा क्योंकि मुस्लिम पक्ष ये साबित नहीं कर पाई कि पहले वहां मस्जिद थी। बंगाल और महाराष्ट्र में मंगलवार को बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन दोनों राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड में 14 और 15 सितंबर को भारी बारिश के आसार दिए गए हैं। यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के 26 जिलों में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन जोरदार बारिश होने वाली है। भोपाल में सोमवार शाम से शुरू हुई बारिश को दौर मंगलवार को भी जारी रहा है। इंदौर में रात 9 बजे से 11 बजे तक जोरदार बारिश हुई है। वहीं छिंदवाड़ा भी सोमवार सुबह से भीग रहा है। मौसम विभाग ने सिस्टम के एक्टिव रहने से भोपाल, सागर, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में अच्छी बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो सकता है। बीते 48 घंटे में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई है। इससे तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी गई है। तेज गर्मी और उमस से लोगों की राहत मिल रही है। कांग्रेस नेता ने केजरीवाल और पंजाब की भगवंत मान सरकार पर निशान साधते हुए कहा कि पिछले 6 महीने से पंजाब सरकार कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रही है, लेकिन चैनलों और अखबारों को करोड़ों के विज्ञापन दिए जा रहे हैं। तभी कांग्रेस नेता अजोत कुमार ने आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशान साधा है। उन्होंने अखबारों और चैनलों को करोड़ों के विज्ञापन देने को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने पिछले 8 सालों में विज्ञापन पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया हुआ है। उन्होंने कहा कि साल 2015 में आपने टीवी और अखबारों के 81 करोड़ रुपए तक का विज्ञापन दिया था। उन्होंने आगे कहा कि 2017-18 में 117 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया गया था। वहीं 2019 में पार्टी ने 200 करोड़ रुपए और 2021 और 22 में 490 करोड़ रुपए के आसपास का विज्ञापन दिया गया है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यक्रम के दौरान दिल्ली सरकार का एडवर्टाइजमेंट बजट सिर्फ 11 करोड़ रुपए का था।
तमिलनाडु की सत्ताधारी डीएमके पार्टी के सांसद ए राजा का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ए राजा हिंदू धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वीडियो में डीएमके सांसद हिंदुओं को अछूत बता रहे हैं। इसके अलावा वह ए राजा ने हिंदुओं को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत पर हमला बोला। बता दें कि उन्होंने ये बयान तमिलनाडु के नमक्कम में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किया था। वहीं उन्होंने इस बयान को बाद सियासी पारा भी गर्म हुआ दिख रहा था। तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने अपने ट्वीट हैंडल से वीडियो भी साझा किया गया था जिसमें साफ तौर पर सुना जा सकता है कि ए राजा हिंदू धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते दिख रहे थे। तमिलनाडु में राजनीतिक स्थिति बेहद ही खराब है। डीएमके सांसद ए राजा ने एक बार फिर दूसरों को खुश करने के उद्देश्य के साथ एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाई है। इस राजनीतिक नेताओं की बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानसिकता जो सोचते हैं कि वे तमिलनाडु के मालिक है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मंगलवार सुबह एक लग्जरी कार में आग लग गई थी। आग की लपेट में इतनी तेज थी कि स्थानीय लोग उसके नजदीक जाने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कवायद तेज कर दी है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की किसी लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ सकते हैं। जेडीयू के एक राष्ट्रीय नेता ने कहा था कि सियासत में कुछ भी संभव है, कौन कहां से लोकसभा चुनाव लड़ेगा अभी इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। अभी तो नीतीश कुमार बिखरे विपक्ष को भाजपा के खिलाफ एकजुट करने में लगे हुए हैं। अभी उनका पूरा फोकस इस बात पर है कि 2024 में भाजपा के विजय रथ को रोक दिया जाए। इसके लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। जेडीयू नेता आगे कहते हैं कि नीतीश कुमार देश के बड़े नेता है, तभी उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि नीतीश कुमार न सिर्फ यहां से चुनाव लड़े बल्कि प्रदेश के विकास में अहम योगदान दे। अब तक भाजपा से गठबंधन होने के नाते नैतिकता के आधार पर पार्टी यूपी में ज्यादा दखलंदाज करती थी, बल्कि अब जनता की डिमांड है कि नीतीश कुमार यूपी भी आए। इसीलिए हम देख रहे हैं कि यूपी में जेडीयू के लिए क्या क्या और कैसे संभावनाएं की जा रही है। तभी यही सवाल हमने वरिष्ठ पत्रकार अवधेश पांडे से पूछा तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं। ऐसे में जो यूपी में आगे रहता है केंद्र में उसकी सरकार बनने की संभावना अधिक हो जाती है। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक वक्त हलचल मची हुई है। गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने ऑल इंडिया मीटिंग बुलाई थी। तभी महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग काफी परेशान हैं और सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडित। उन्होंने कहा है कि जो वहां पर काम कर रहे हैं और उनकी यहां डिमांड है कि उनका रिलोवेट किया जाए। किसान हो, कश्मीरी पंडित हो, एम्प्लॉय हो या सब परेशान है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में ज्यादा हालत खराब है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि किसी को बात करने और बोलने की इजाजत नहीं है। वह लोग बोलते हैं सब कुछ चंगा लेंगे और कुछ चंगा नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने ज्ञानवापी मामले पर कहा कि कोर्ट के ज्ञानवापी के निर्णय पर मुझे अफसोस है क्योंकि कोर्ट अपने फैसलों को नहीं मान रही, जिसमें उन्होंने 1987 के बाद सारे धार्मिक जगहों की याद स्थिति को बताए हुए कहा कि कोर्ट भाजपा के नैरेटिव को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि अदालत खुद ही अपनी रूलिंग को नहीं मानती। मुफ्ती आगे कहती है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो यह मानते हैं कि 377 वापस नहीं आएगा। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर हम अंग्रेजों से लड़े, उनके खिलाफ कामयाब हुए तो बीजेपी कौन सी चीज है। भाजपा जोड़ो यात्रा के साथ ही भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच चुनावी जंग जारी हो गया है। इस बीच गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कांग्रेस पर निशान साधते हुए कहा कि सावंत ने यह कहा कि भारत जोड़ो यात्रा न होकर कांग्रेस जोड़ो यात्रा दिख रही है। सावंत ने कहा कि कांग्रेस को देश को बांटने की आदत है, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने हमेशा भारत जोड़ो की बात की है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश के इतिहास को उठाकर देखें, कांग्रेस ने आजादी से पहले भारत को विभाजित करने का पाकिस्तान बनाया था। आरएसएस की वर्दी जलाकर भाजपा और आरएसएस को निशान बना रहे हैं और इनका माहौल ऐसा पैदा कर रहे हैं कि देश में कांग्रेस की इस नीति की निंदा की जाए। गोवा सीएम का यह बयान तब आया है जब सोमवार को कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्वीट हैंडल पर आरएसएस का एक पोस्ट किया था। इसमें आरएसएस के वर्दी को जलाते हुए दिखाया गया था। इस पोस्टर के बाद भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोला था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कांग्रेस द्वारा किए गए खाकी शॉर्ट्स की एक तस्वीर को ट्वीट पर पलटवार किया है।
आरएसएस के संयुक्त महासचिव मनमोहन वैद्य ने सोमवार को कहा कि वो नफरत के जरिए लोगों को जोड़ना चाहती है। पार्टी की पिछली पीढ़ियों ने भी संघ के लिए नफरत ही पैदा की थी। भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा ने कांग्रेस के ट्वीट पर कहा कि कांग्रेस ने यह ट्वीट भाजपा और आरएसएस को प्रतिनिधित्व करते हुए किया। कांग्रेस ने लोगों को उकसाने के लिए ट्वीट करते हुए शॉर्ट्स को जलते हुए दिखाया गया है। इसकी भारत जोड़ो यात्रा आग लगाओ यात्रा हो सकती है। रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित काकाडू युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का आईएनएस सतपुड़ा और पीआईए समुद्री गश्ती विमान ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुंच चुका है। यह विमान सोमवार को यहां पहुंचा है। भारतीय नौसेना की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में 14 नौसैनिकों के जहाज व समुद्री वाहन शामिल होंगे। यह अभ्यास 2 सप्ताह तक बंदरगाह व समुद्र दोनों में किया जाएगा। अभ्यास के बंदरगाह चरण के दौरान जहाज के चालक दल भाग लेने वाली नौसेनाओं के साथ परिचालक योजना पर विचारों को साझा करेंगे। इस बात पर भारतीय नौसेना ने बताया कि भारत और जापान की नौसेना के बीच मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 का छठा संक्रमण 11 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में शुरू हो गया है। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व 3 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित युद्धपोतों द्वारा किया जा सकता है। इस बात पर अधिकारियों ने बताया कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉय रणविजय, फ्लीट टैंकर ज्योति, ऑप्शन पेट्रोल वेसल सुकन्या, पनडुब्बी, MiG-92 एयर फाइटर एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और जहाज से चलने वाले हेलीकॉप्टर भी अभ्यास में भाग ले रहे हैं। भारत 1 दिसंबर 2022 को विश्व की ताकतवर अर्थव्यवस्था वाले 20 देशों के समूह G20 का अध्यक्ष बनने जा रहा है। 30 नवंबर 2023 तक 1 साल के कार्यकाल में देश भर में G20 की 200 से ज्यादा बैठकें आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार G20 के शासनाध्यक्षों या प्रमुखों की शिखर बैठक 9 और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में होगी, जबकि G20 विश्व के प्रमुख विकसित और विकासशील देशों का अंतर सरकारी संगठन है। उन्होंने बताया कि इसमें अभी 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, अमेरिका व यूरोप संघ शामिल है। G20 देशों की सामूहिक ताकत को देखें तो इनका विश्व की सकल जीडीपी में 85% योगदान है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75% हिस्सा है और दुनिया की 2/3 आबादी इन देशों में निवास करती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का यह प्रमुख मंच है। भारत वर्तमान में G20 त्रय या ट्रोइका में शामिल है। इसमें G20 के मौजूदा अध्यक्ष, पिछले अध्यक्ष और भावी अध्यक्ष देश शामिल होते हैं। इनमें क्रमशः इंडोनेशिया, इटली और भारत शामिल है। देश के जाने माने वकील मुकुंद रोहतगी को एक बार फिर से अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा गया है। मुकुंद रोहतगी भाजपा के कदावर नेताओं के न सिर्फ करीबी रहे हैं, बल्कि गुजरात दंगों के दौरान मुकुंद रोहतगी ने गुजरात सरकार का सुप्रीम कोर्ट में पक्ष भी रखा था। मुकुंद रोहतगी की दोबारा अटॉर्नी जनरल की ताजपोशी को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी काफी चर्चाएं हो रही है। वहीं अगले 3 साल अटॉर्नी जनरल मुकुंद रोहतगी के लिए बहुत चुनौती भरे रहने वाले हैं, क्योंकि तकरीबन 400 मामले संवैधानिक बेंच में सुनवाई के लिए लगे हुए हैं, जिसमें मुकुंद रोहतगी की महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। अटॉर्नी जनरल मुकुंद रोहतगी भाजपा के चहेते वकीलों में से एक है। देश के सबसे महंगे वकीलों में भी उनकी गिनती होती है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बताते कि शुरुआती दौर में मुकुंद रोहतगी ने भाजपा के कदावर नेता रहे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ में कानूनी दांवपेच खेले थे। सरकार के शीर्ष कानून अधिकारी के पद पर दोबारा पहुंचने वाले मुकुंद रोहतगी के बारे में कहा जाता है कि रोहतगी सिर्फ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के ही चेहरे नहीं है, बल्कि देश के बड़े कारपोरेट घरानों में भी मुकुंद की पेशगी अगले बार की जा चुकी है। सीबीआई जम्मू कश्मीर के एएसआई भर्ती घोटाले के सिलसिले में जम्मू, श्रीनगर, हरियाणा के जिलों गांधीनगर, गाजियाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली सहित 33 स्थानों पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस डीएसपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। बता दें कि 27 मार्च 2022 को एसआई भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ था। जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने 27 मार्च को सब इंस्पेक्टर के 1200 पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी, जिसका परिणाम 4 जून को जारी किया गया था।
97,000 युवाओं के भर्ती की लिखित परीक्षा दी थी। रिजल्ट के बाद सोशल मीडिया में वायरल पोस्ट में कुछ अभ्यर्थियों को मिले अंक पर सवाल उठाया गया था। इसके बाद प्रदेश भर में इसके जांच के लिए प्रदर्शन हुआ था। तभी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 10 जून को भर्ती में धांधली की जांच के आदेश दिए थे। सरकार तक यह बात पहुंचा दी थी कि भर्ती में धांधली हुई है। परीक्षा के लिए पेपर लीक हो गया था। इसके लिए बड़े स्तर पर पैसे के लिए लेन देन की भी बात सामने आई थी। उपराज्यपाल ने गृह सचिव और RS के गोयल, कानून विभाग के सचिव अचल सेठी और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मनोज द्विवेदी को समिति में शामिल किया था। जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही भर्ती परीक्षा को 8 जुलाई को रद्द कर दिया गया था और इस मामले की जांच CBI को सौंप दी गई थी। सब इंस्पेक्टरों की भर्ती मामले में भर्ती कराने वाली एजेंसियों को ठेका देने पर SBI ने सवालों के घेरे में डाला हुआ था। एजेंसी को कई राज्यों और विभागों ने प्रतिबंधित कर रखा है। बावजूद इसके कंपनी को SSB ने बिना नियमों के बदलाव किए भर्ती का ठेका दे दिया था। जानकारी के अनुसार भर्ती कंपनी को ऑयल एवं नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की ओर से प्रतिबंधित किया जा चुका है। PGI भी ऐसा कर चुकी है, जबकि झारखंड सरकार भी ऐसा पहले कर चुकी है। कंपनी द्वारा भर्ती में सही काम न करने को लेकर ऐसा किया गया है। ऐसे में सवाल उठा रहा है कि सब कुछ जानते हुए भी लिखित परीक्षा को लेकर आवेदन तक लेने के लिए कंपनी को जिम्मेदार क्यों ठहराया गया। पश्चिम बंगाल में नवरात्र चलो मार्च निकालने के लिए सड़क मार्ग से अनुमति नहीं मिलने के बाद कई भाजपा कार्यकर्ता अब नदी पार करने के कोलकाता पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस दौरान सभी कार्यकर्ता नाव के जरिए नदी पार कर रहे हैं और हाथ में भाजपा का झंडा लहरा रहे हैं। नाव पर क्षमता से अधिक लोग सवार दिखाई दे रहे हैं। उधर कोलकाता में पुलिस की बैरिकेड्स की वजह से हावड़ा ब्रिज पर भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। भाजपा नेता और बंगाल विधानसभा में नेता प्रत्यक्ष सुवेदी अधिकारी को हिरासत में ले लिया गया है। वे नब्बाज मार्च के शामिल होने जा रहे थे। वहीं हिरासत में लिए जाने के बाद सुवेद ने कहा था कि यह शांतिपूर्ण आंदोलन था, यह भ्रष्टाचार और बेरोजगार के खिलाफ हल्ला बोल नहीं था। बंगाल की जनता ममता जी के साथ नहीं है, इसलिए वह बंगाल में उत्तर कोरिया की तरह तानाशाही कर रही है। सुवेद के अलावा राहुल सिन्हा और लोकेट चटर्जी ने भी गिरफ्तारी के लिए यही बयान दिया था। नब्बान चलो मार्च के आह्वान के बीच हावड़ा के संतराम गाड़ी इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने और तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की थी। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पथराव भी किया। कुछ लोगों ने घायल होने की भी खबर की थी। आज स्पीड न्यूज में बस इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उपदेश के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।